क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार तैयारी कराई जा रही है आपको करंट अफेयर, एनसीईआरटी और लगातार ये वीडियो भी आपको लगातार मिल रहा है। हमारे चैनल द्वारा लगातार जो तैयारी कराई जा रही है, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, हमारा यही उद्देश्य है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो है लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां को मिल जाएगा आपको। हमने जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू की है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा आपको चीजें, जिससे आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने आज तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास बता चुका हूं, जिसमें भारत में चट्टानों के प्रकार मैंने बताया है और हिमालय के बारे में बताया है। आज तीसरा जो क्लास है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, इंडियन पेनिसुला प्लेटू है ये। इसके बारे में हमें जानकारी देनी है आपको, बिल्कुल मैप के थ्रू बताना है, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। बहुत बेसिक चीज है, अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हमारी ज्योग्राफी में खासकर दक्षिण भारत के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और फिर पठार किसे कहते हैं। पहले हम ये बता देते हैं, जो स्थल 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं, ठीक है। और पठार किसे कहते हैं, तो पठार की परिभाषा यह है कि पठार की जो औसत ऊंचाई होती है वो 600 मीटर होती है, औसत ऊंचाई होती है। दूसरा, पठार का जो शिखर होता है वो बिल्कुल मेज के आकार का होता है, इस तरह का होता है। पठार पर्वत से थोड़ा अलग होता है, पर्वतों की चोटियां होती हैं और पर्वत त्रिभुजाकार इस तरह के होते हैं, लेकिन पठार मेज के आकार के होते हैं। और इसका सबसे बड़ा आर्थिक महत्व क्या है कि इसमें सारे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। तो हमारे दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पठार पाया जाता है, और वहां पर जो पठार पाया जाता है उसमें सारे खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में जो संसाधन खनिज रूप में पाए जाते हैं वो पठारों की देन है। इसीलिए इनकी विशेषताओं को हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं पहले। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में हमें 2 चीजें पढ़ना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है पठारों को पढ़ना है, और उन्हीं प्रायद्वीपीय पठारों के अंदर दक्षिण भारत में कई पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे अरावली की पहाड़ी, बिंद पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो इसका वीडियो मैं अलग लाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आज हम लोग पहले प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे कि भारत को कितने प्रायद्वीपीय पठारों में मतलब बांटा गया है, भारत में कितने पठार पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कितने पठार पाए जाते हैं और उनका सब डिवीजन क्या है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है, हम अगर उसकी बात करें तो भारत में 3 पठार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। अगर आपको कहीं उच्च भूमि दिखाई दे, ठीक है, तो उच्च भूमि का मतलब भी होता है पठार होता है, ठीक है। तो पहला है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है आपका पूर्वी पठार, और तीसरा है आपका दक्कन का पठार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुख्य रूप से कितने पठार पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 3 पठार पाई जाती हैं। 3 पठार कौन कौन से हैं, फिर से बता देता हूं। पहला है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, और तीसरा है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। जो उच्च भूमि है पूर्वी, और ये आपका दक्कन पठार और आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, तीनों को अगर हम देखें तो सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि में पहला है मालवा का पठार, ठीक है। इसमें हमें मालवा पठार पढ़ना है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ना है, और बघेलखंड का पठार। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार किसका हिस्सा है, तो आप बताना है मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है या मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है। ये भारत के मध्य में पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे मध्यवर्ती पठार कहते हैं। पूर्वी पठार, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेघालय का पठार, इसके बाद आपका दंडकारण्य। तो मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये कैसे टूट के वहां चला गया है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला है दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है वो महाराष्ट्र का पठार कहलाता है, उसमें है, उसी में तेलंगाना का पठार पढ़ना है और उसी में कर्नाटक पठार पढ़ना है। तो याद रखना, भारत में मुख्य रूप से 3 पठार पाए जाते हैं, और अगर इनका हम उप विभाजन करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, तो हमें टोटल 9 पठारों को पढ़ना है। 9 पठार कौन कौन से हो गए, तो आप यहाँ देखिए, मालवा पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, 3 पठार यहाँ पर मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं।
पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और दंडकारण्य पठार ये आते हैं पूर्वी पठार में। और ये हो गया दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार ये हमें पढ़ना है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पहाड़ियों का रहेगा। उसके बाद हम पहाड़ियों के बाद बात करेंगे। तो भारत को टोटल 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने हिमालय के बारे में आपको बता दिया है। ये जो दूसरा वीडियो है ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का है और हमें इन टोटल 9 पठारों की विशेषताओं को पढ़ना है। मैप बना के पढ़ाएंगे हम, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, अब इन पठारों को अगर हम लोकेशन को देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम इन पठारों के लोकेशन को देखें तो ये पठार कहाँ पाए जाते हैं, तो पहले हम इसको एक बार मैप के थ्रू आपको हम पहले बता देते हैं। ठीक है, आपको साउथ इंडिया का मैप बना लेना है ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट तक का मैंने मैप बना दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पठार मैंने आपको बताया था, तो पहला जो पठार है वो कौन सा है, मालवा पठार। तो यहाँ है मालवा का पठार नंबर 1, यहाँ है आपका बुंदेलखंड पठार और यह है आपका बघेलखंड पठार। 3 पठार यहाँ पे हैं। पहला कौन सा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार और तीसरा है आपका बघेलखंड का पठार। इन तीनों पठार को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इन तीनों पठार को एक शब्द में कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। अब ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखना, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसमें 3 पठार आते हैं, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार तीनों शामिल है। दूसरा पूर्वी पठार है। पूर्वी पठार में पहला पठार है आपका कौन सा, तो छोटा नागपुर का पठार। दूसरा है आपका कौन सा, मेघालय का पठार और तीसरा है आपका दंडकारण्य पठार। इन तीनों पठार को अगर हम कहें तो ये हो गया आपका दंडकारण्य पठार, ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार और ये हो गया आपका मेघालय, या इसी को शिलांग का पठार भी कहते हैं, शिलांग का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार बोलते हैं। अब ये तीनों पठार भारत के पूर्वी क्षेत्र में हैं, इसलिए इन तीनों पठारों को हम क्या बोलते हैं, तो इन तीनों पठारों को हम बोलते हैं पूर्वी पठार। ये आपका हो गया क्या, कौन सा पठार, पूर्वी पठार। तो पहले मैंने डायग्राम बनाया और फिर मैंने मैप के थ्रू आपको बता रहा हूं और फिर इंडिविजुअल जब बताऊंगा अलग अलग सबको तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दक्कन के पठार की, तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, क्या कहते हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के दक्षिण वाला भाग है उसे हम दक्कन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र का पठार। ये वाला जो आपका है ये तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार। और जो ये पठार है ये आपका है कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो टोटल 9 पठारों की चर्चा यहाँ पे कर दिया। इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से कौन सा कहते हैं, तो इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पठार भारत में हो गए, 9 प्रमुख पठार हो गए। उनमें भी बहुत सारे डिवीजन हैं, उसको भी मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन टोटल 3 पठार मुख्य रूप से हैं, उनमें टोटल 9 पठार हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो है मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार है। दूसरा है आपका पूर्वी पठार, जिसमें आपका दंडकारण्य क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है। और तीसरा दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना पठार है। इन तीनों पठारों को जो है सम्मिलित रूप से 9 अलग अलग भागों में बांटा गया है और हर पठार की अपनी अलग विशेषता है। हर पठार की अपनी अलग विशेषता है, उन्हीं विशेषताओं को हमें यहाँ पर एक एक करके देखना है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी बताऊंगा। और इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं लाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। यूट्यूब पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसका टेस्ट भी मैं कराऊंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ डेली टेस्ट भी होता है, तो जो आप पढ़ेंगे उसका डेली वहाँ टेस्ट देंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी और आपके जो है हैबिट में बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल फोकस रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको विशेषताओं को हम लोग एक बार देखेंगे, अलग अलग इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, एक एक विशेषताओं को भी यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में 3 पठार शामिल हैं।
तीनों पठारों के पहले यहाँ मैं एक डायग्राम बना दूंगा, आप भी ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में अगर 3 पठार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो पठार हम सबसे पहले यहाँ बना देते हैं। पहला जो पठार है वो आपका है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, और तीसरा है आपका बघेलखंड का पठार। ये 3 पठारों की चर्चा हमें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा और हमें कुछ भूलेगा नहीं। तो आप पहले इसको बना लीजिएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा के पठार की, और उनकी विशेषताओं को मैं यहाँ बता दूंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले है आपका ये दक्षिण भारत है, और ये क्षेत्र है आपका मालवा का पठार है, ठीक है। मालवा का पठार ये क्षेत्र है, और मालवा के पठार की सीमा 2 पर्वत बनाते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ है कि मालवा का पठार किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। तो मालवा पठार कौन से 2 पर्वतों के बीच में है? आपके मालवा पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर अरावली पहाड़ी पाई जाती है, अरावली की पहाड़ी, ठीक है। और दक्षिण में जो पहाड़ी पाई जाती है वो आपका है विंध्य पहाड़ी। ये हो गया आपका कौन सी पहाड़ी? विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला हो गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मालवा का जो पठार है ये आपका मालवा का पठार हो गया। तो मालवा का पठार जो है किन 2 पहाड़ियों के बीच पाया जाता है? तो आपको लोकेशन बताना है। अरावली और विंध्य पहाड़ी के बीच में ये पाया जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मालवा के पठार में ये पठार है कहां पर? तो आप सारी विशेषताओं को नोट करिएगा, मैं यहीं पे लिखवा दूंगा, ठीक है। और आप ऐसे मैप बना लीजिएगा। ये कहां कहां पाया जाता है? तो ये एमपी में, गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान, ये पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है, एमपी, गुजरात और राजस्थान में। नंबर 1 विशेषता, यह पठार लावा से बना हुआ है, लावा से बना हुआ है, इसीलिए इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गया। इस पठार में खेती किसकी होती है? तो चने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, सोयाबीन, सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। कहां पर? तो ये आपका मालवा के पठार में। इसके अलावा मालवा के पठार की सबसे प्रमुख नदी है चंबल। मालवा के पठार की सबसे प्रमुख नदी चंबल है, और चंबल का बीहड़ यहाँ बहुत फेमस है मालवा के पठार में। चंबल का बीहड़ में ऊंची नीची भूमि है, आप इस मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो मालवा का पठार में जो है सबसे प्रमुख नदी पूछा जाएगा कौन सी है? तो चंबल बताना है। चंबल के अलावा यहाँ पर नदी है गंभीर, यहाँ गंभीर नदी बहती है, यहाँ सिंध नदी बहती है, यहाँ पर आपके छिपरा, जिसके किनारे उज्जैन बसा है, छिपरा नदी बहती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर पार्वती नदी बहती है। तो पार्वती, ये सब नदियां मालवा के पठार में बहती हैं, ठीक है। इसके अलावा मालवा पठार की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी और उसके सोयाबीन इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कोई खनिज बहुत विशेष रूप से नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये लावा का बना है। तो यहाँ पर जो खनिज की अधिकता नहीं है। मालवा पठार की और विशेषता की बात करें तो मालवा के पठार में यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। ये भील जनजाति का क्षेत्र भी है। कौन सा? तो मालवा के पठार का क्षेत्र है, ठीक है। तो मालवा का पठार की विशेषता मैंने आपको यही बता दिया है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। यहाँ लावा से, ये पठार लावा से बना है, इसलिए इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। चना, गेहूं और सोयाबीन की खेती यहाँ बहुत ज्यादा होती है। चंबल, गंभीर, सिंध और छिपरा, पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ भील जनजाति पाई जाती है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये पठार फैला हुआ है 3 राज्यों में। तो आपको यही विशेषताओं को यहाँ पर जानना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मध्यवर्ती उच्च भूमि में मालवा पठार, मैंने बता दिया आपको। अब आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2, दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो मालवा पठार के पूरब में है, ठीक है। तो यह है आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों है, तो ये अगर यूपी है और ये एमपी है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। तो बुंदेलखंड का पठार दो राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। ये पठार की सब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है, मोटे अनाज की खेती होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है वर्षा कम होने के कारण ये सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी नदियां बीहड़ बनाती हैं, बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है बेतवा और केन। केन बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं और ये दोनों इसी जो है बुंदेलखंड पठार से होकर के मतलब बहती हैं, इसी पठार में बहती हैं। तो इसकी ये प्रमुख विशेषता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ये फैला हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं है, बारिश कम होती है, कृषि अच्छा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे चंबल के डाकू भी पाए जाते हैं। आपने सुना होगा चंबल के जो डाकू होते थे वो यहीं पर पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जब बेरोजगारी रहेगी, उत्पादन की कोई साधन नहीं रहेंगे, तो लोग जो है चोरी करेंगे, लोग डाका डालेंगे, यही सब काम करते थे। लेकिन आज स्थिति थोड़ा बदल चुकी है, अब यहाँ पर सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे बना दिया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और दूसरा यहाँ रक्षा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर विकास अब धीरे धीरे होने लगा है। अब यहाँ के लोग भी जो है, यहाँ के बच्चे भी जो है अब धीरे धीरे जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल हैं। तो जो डाकू बनते थे आज वो जो है IAS IPS बन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है बुंदेलखंड में कुछ जो है विकास अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, जो पहले आज से 20 साल पहले नहीं था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड पठार के बाद तीसरा जो पठार है वो पठार कौन सा है? तो तीसरा जो पठार है वो है आपका बघेलखंड पठार। तो ये हो गया आपका बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, ठीक है। ये बघेलखंड पठार हो गया, ठीक है ना। बघेलखंड पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, यहां पर भी, ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो बघेलखंड पठार में यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जो है वो है सोन नदी है। ये वही सोन है जो जाकर के बिहार में जो है गंगा से मिलती है। तो सोन नदी पूछा जाएगा किस पठार से होकर बहती है? तो बघेलखंड पठार से होकर बहती है, ठीक है। ये पठार में खेती किसकी ज्यादा होती है? चावल की और मक्का की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है। इस पठार में जो है सोन नदी बहती है और सोन नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। तो इस घाटी में कोयले का उत्पादन और चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और बघेलखंड पठार जो है 3 राज्यों में फैला है। ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है वो बघेलखंड पठार में ही शामिल है, ये याद रखना। इसके अलावा ये MP में है और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये 3 राज्यों में बघेलखंड का पठार जो है यहाँ, और यहाँ बघेली भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। तो इसकी विशेषता यही है, यहाँ पर जो है सोन प्रमुख नदी है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी हो गई? तो ये विशेषता बघेलखंड पठार की हो गई। तो हमने जो है मध्यवर्ती पठार में मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार की विशेषताओं को मैंने लिख दिया है, मैप के थ्रू समझा दिया है। अब आपको ये बिल्कुल याद रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका छोटा नागपुर का पठार का। सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्वी पठार का, तो पूर्वी पठार में हमें 3 पठार पढ़ना है, ठीक है। पूर्वी पठार है तो हमने भी आपको बताया था, तो पूर्वी पठार में हमें 3 पठार पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है? आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करें तो ये पठार जो है गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है, सबसे नवीन चट्टानों से बना हुआ है, परतदार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, शामिल है। इस पठार की अगर हम बात करें तो ये पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? झारखंड में। इसका विस्तार हमें झारखंड में मिलता है, सबसे ज्यादा इसका विस्तार झारखंड में हुआ है। ये बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है तो वहां भी फैला हुआ है।
तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में जो है किसका विस्तार है, तो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। इसके अलावा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है, छत्तीसगढ़, और इसका विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में भी देखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में ये पठार फैला हुआ है। ठीक है, इस पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो 98% कोयला पाया जाता है। ये जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का 98% कोयला कहाँ पाया जाता है, तो भारत का 98% कोयला छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ चूना का पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर जो है अभ्रक पाया जाता है। और आपका कोडरमा जो पठार है यहाँ, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है अभ्रक के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ इस पठार में जो है सोना भी पाया जाता है। और इस पठार में आप लिखेगा जो आपका बिहार का वो क्षेत्र है, क्या कहते हैं, जमुई का क्षेत्र है, वो इसी क्षेत्र में आता है और वहां सोना पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम भी इस पठार में पाया गया है। झारखंड के सिंहभूम जिले में यूरेनियम भी पाया गया है, तो इस पठार में यूरेनियम का उत्पादन भी होता है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन नदियां निकलती हैं इसको देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में बिहार की जो नदी निकलती है वो है आपका पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी बहती है। पुनपुन के बाद जो नदी बहती है यहाँ पे, वो है आपका कौन सी, फल्गु। यहीं से फल्गु नदी निकलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की ओर नदी निकलती है, अजय नदी निकलती है। और यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा जो जमशेदपुर इस नदी किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी भी इसी पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। इस पठार में कुछ छोटे छोटे पठार भी हैं, उन पठारों की भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कौन कौन से पठार यहाँ पर छोटे छोटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम छोटा नागपुर के पठार में कुछ छोटे पठारों की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ मैप पे समझ लीजिएगा। ये छोटा नागपुर का पठार है। इसके सबसे उत्तरी भाग में कोडरमा का पठार है। इसके बाद यहीं पर हजारीबाग का पठार है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके दक्षिण क्षेत्र में जो है सिमडेगा का पठार है। और मध्य भाग में रांची का पठार है, ठीक है, तो कुछ ये छोटा नागपुर के पठार में या कुछ छोटे पठार भी इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। किसकी, तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अगर पूछा जाए तो पारसनाथ की पहाड़ी है। और इसमें कौन कौन से पठार आते हैं मैंने बता दिया, कोडरमा, हजारीबाग का, सिमडेगा का और रांची का पठार। इन पठारों की भी आपको चर्चा की जाती है, तो इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेघालय के पठार की ओर देखेंगे कि मेघालय के पठार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और मेघालय पठार को हम थोड़ा से और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और यहाँ कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको बताना जरूरी है। ठीक है, आपको मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यह है आपका मेघालय का पठार, मैं यहां पहले बना देता हूं। यह आपका मेघालय का पठार हो गया। ठीक है, यह आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके सबसे उत्तर में एक पहाड़ी है। आपका पहाड़ी का नाम है क्या, तो उस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी। ये झारखंड में है, राजमहल की पहाड़ी है। और जो आपका ये है मेघालय का पठार है, इस पठार में 3 पहाड़ियां शामिल हैं। उन 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे गारो है, ये आपका खासी है और ये पहाड़ी है जयंतिया। तो पूछा जाएगा आपसे कि मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो मेघालय पठार में गारो, खासी और जयंतिया
3 पहाड़ियों को मिला है। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। तो इसे हम चाहे मेघालय का पठार कहें या इसे हम शिलांग का पठार कहें, दोनों बात एक ही है। और इस पठार में 3 पहाड़ियां गारो खासी पाई जाती हैं और तीनों जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्या मेघालय का पठार है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा मेघालय पठार है। क्यों है? तो जब भारत, याद रखिएगा, जब भारत दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर रहा था तो याद रखना पहले ये वाला क्षेत्र टकराया, तो ये जो छोटानागपुर का पठार है इसी से टूट करके मेघालय पठार अलग हो गया। ध्यान सुनिएगा, जब इंडिया यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो मेघालय के पठार, ये छोटानागपुर के पठार से टूट करके अलग हो गया और मेघालय का पठार बन गया। तो मेघालय पठार किसका भाग है? छोटानागपुर के पठार का हिस्सा है, अर्थात वो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा माना जाता है। अब गौर करना यहाँ पे सबसे जो सीमा है वो राजमहल पहाड़ी की है और ये गारो पहाड़ी है। ठीक है, तो राजमहल और गारो के बीच में गैप बन गया। ध्यान देखिएगा, ये छोटानागपुर का पठार है और ये मेघालय का पठार है, बीच में एक गैप बन गया। जो ये गैप बन गया, इस गैप का नाम क्या रखा गया है? तो इस गैप का नाम है राजमहल गारो गैप, गारो गैप, या इसी को मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजमहल गारो गैप किन 2 पठारों को अलग करता है? तो आप बताओगे छोटानागपुर और किसको? तो यह आपको मेघालय के पठार को अलग करता है। दूसरा पूछा जाएगा मालदा गैप कहाँ है? यही राजमहल गारो हिल को ही जो गैप है इसी को मालदा गैप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजमहल सीमा बना रहा है और यहाँ गारो सीमा बना रहा है और बीच में जो गैप है इसी में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? इसी दोनों गैप, जो गैप बना हुआ है, अब गैप का नाम राजमहल गारो गैप या मालदा गैप है, इसी से गंगा नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, मेघालय का जो पठार है और छोटानागपुर पठार दोनों एक ही चट्टानों के बने हैं, बस केवल टूट के दोनों क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। और मेघालय के पठार से टूट करके एक पठार और अलग हुआ है, उस पठार का नाम है कार्बी एनालॉन्ग। कार्बी एनालॉन्ग का पठार है, वहां मिकिर की पहाड़ियां हैं। उसमें कौन सी पहाड़ी है? तो मिकिर की पहाड़ी है, ये भी याद रखना, मिकिर की पहाड़ी है। और छोटा ये जो आपका कार्बी एनालॉन्ग पठार है ये कहाँ पे है? तो आसाम में है। ये किसके टूट के अलग हुआ है? ये मेघालय के पठार से टूट के अलग हुआ है। तो जब इंडिया टकराया यूरेशियाई प्लेट से तो पहले छोटानागपुर के पठार से टूट करके आपका मेघालय का पठार और मेघालय पठार से टूट करके कार्बी एनालॉन्ग का पठार बना है। और मेघालय का पठार आपका और छोटानागपुर के पठार के बीच में जो गैप है उस गैप को मालदा गैप कहते हैं या गारो या जो है क्या कहते हैं? राजमहल गैप कहते हैं। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे समझाया गया है, लेकिन चूंकि हम नहीं पढ़ते हैं चीजों को इसीलिए हमें समझ में नहीं आया, या तो फिर हम पढ़ते हैं तो हमें कोई समझाने वाला नहीं मिलता है इसलिए हमें समझ में ये नहीं आता है। तो आप लोग बताना कि समझ में आपको आया या नहीं आया। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अब हम छोटानागपुर के पठार से जो टूट के अलग हुआ है मेघालय पठार, अब मेघालय पठार की अगर हम विशेषताओं की चर्चा करें तो मेघालय पठार की अगर हम देखें तो ये है आपका मेघालय का पठार ऐसे। ठीक है, मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां हैं। पहला है गारो की पहाड़ी, दूसरा है आपकी खासी की पहाड़ी और तीसरा है आपका जयंतिया की पहाड़ी। और ये तीनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। यह पठार कहाँ है? मेघालय में है। इस पठार में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासी नाम चेरापूंजी में होती है, जो खासी पहाड़ी में स्थित है, इसी मेघालय के पठार पर स्थित है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा लगभग 11,000 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के पठार में आपका मासिन राम और चेरापूंजी में होती है। तो यह सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। कौन सा? मेघालय का पठार। दूसरा, ये सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघालय पठार में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, फिर भी ये 6 महीना सूखा प्रभावित क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है क्योंकि इस पठार पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, और जब वनस्पति नहीं पाई जाएगी तो यहाँ सारा पानी बह जाता है नीचे की ओर, और वहां पानी रुकने का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए चट्टान बिल्कुल नग्न है, और वहां पर इसीलिए क्या पाया जाता है? तो वहां पर जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है। इस पठार में कोयला पाया जाता है।
कम मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे कोयला जानते कैसे होता है, रेट माइनिंग कोयला होता है। जैसे चूहा होता है होल बना करके चलता है, वैसे यहाँ पर लोग जो है कोयला निकालते हैं। ठीक है, कैसा, रेट मतलब कि होल बना करके, क्योंकि कोयला हर जगह नहीं पाया जाता, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, तो होल बना करके कोयला को निकालते हैं। इससे अभी जो है आज से करीब 6-7 साल पहले एक न्यूज आया था कि यहाँ पर रेट माइनिंग के दौरान कई बच्चों को क्या करते हैं, उसमें होल में घुसा देते हैं और फिर उनको वहां से कोयला निकालते हैं और फिर खींचते हैं। तो यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण वो पठार दब गया और कई बच्चे उसमें फंस गए थे। तो इसीलिए एक उसमें चर्चा में आया कि रेट माइनिंग कहाँ होती है, चूहों वाली माइनिंग कहाँ होती है कोयला के लिए, तो मेघालय के पठार में होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रेट का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। और नाइट्रेट से क्या बनता है, तो नाइट्रेट से यूरिया नामक खाद बनती है। जो यूरिया नामक खाद बनती है, यूरिया वो किससे बनती है, तो यह नाइट्रेट से बनती है। और नाइट्रेट कहाँ पाया जाता है, मेघालय के पठार में पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि मेघालय पठार किसका हिस्सा है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पूर्वी पठार का हिस्सा है ये। और छोटा नागपुर के पठार से टूट करके ये अलग हुआ था जब हमारी जो है भारतीय प्लेट किससे टकराई थी, यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी पठार में एक और पठार है दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य जो पठार है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो कहां पर है, इसको हम देख लेंगे। पहले आप यहाँ एक बार मैप पे जरूर देखिएगा, ये आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र दंडकारण्य पठार का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पहले मैं मैप बना देता हूं। और ये छत्तीसगढ़ में और इसके अलावा कई और राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र हो गया आपका दंडकारण्य पठार का हो गया, दंडकारण्य पठार। इस पठार के कुछ कई पठार हैं, जैसे इस पठार का एक हिस्सा उसको कहते हैं पारस गांव का पठार। पूछा जाएगा पारस गांव का पठार कहां पर है, तो पारस गांव का पठार दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। इसी में बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार है। इसी में जो है आपका दंतेवाड़ा का पठार है, दंतेवाड़ा का पठार स्थित है। ठीक है, इस पठार की अगर कहा जाए विस्तार कहां तक है, तो इस पठार का विस्तार यह है, आप समझ लीजिएगा। इस ये पठार पाया जाता है एमपी में नहीं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। इसका विस्तार महाराष्ट्र तक है और इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो दंडकारण्य 4 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस पठार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी बहती है, इंद्रावती। इंद्रावती इसकी सबसे प्रमुख नदी है। तो छोटानागपुर के तो दंडकारण्य पठार की सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इस पठार में कोयला तो पाया ही जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा। तो इस पठार में जो लोहा पाया जाता है, वहां पर एक खान है लोहे की, बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान है। पूछा जाएगा बैलाडीला की खान किस पठार में है, तो दंडकारण्य बस्तर के पठार में है। बैलाडीला खान किसके लिए है, लोहे के लिए है। बैलाडीला खान एशिया की सबसे आधुनिक खान है और यहाँ से जो कोयला निकाला जाता है वो जापान को और कोरिया को, मलेशिया को, वियतनाम को, ताइवान को भेजा जाता है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में आपको पूछा भी गया था कि दंतेवाड़ा से निकालिए, दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला की खान है वहां से जो कोयला वो लोहा निकाला जाता है उसका निर्यात कहाँ होता है, तो जापान में, कोरिया में होता है, ये बात याद रखना। तो दंडकारण्य जो है पठार में ही आपका जो है बैलाडीला लोहे की खान है, ये बात याद रखना। और ये पूरा धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है, ये भी याद रखना। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखना। और इस पठार की विशेषता यह भी है कि यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका बस्तर और दंतेवाड़ा का क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है, ये बात याद रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण जितनी बातें थी मैंने बता दिया है। इसमें कहीं फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दक्कन पठार की ओर। ठीक है, दक्कन पठार की अगर हम बात करें, दक्कन के पठार की, ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं दक्कन के पठार की। तो ये आपका, अगर हम बात करें दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन के पठार में 3 पठार शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पठार की? सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र के पठार की। ये आपका महाराष्ट्र का पठार है, ये आपका हो गया महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार जो है ये लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये लावा पठार से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लावा पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लावा का पठार, क्योंकि हम मैग्मा के निकलने से हुआ है। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको यहाँ अच्छे से बताया था। ठीक है, तो लावा के निकलने से इस पठार का निर्माण हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और इस पठार के लावा के टूटने के, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के पठार में। इस पठार में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है, और गन्ना की खेती ज्यादा होती है। फलों की खेती यहाँ पे ज्यादा होती है, अंगूर संतरे की खेती बहुत ज्यादा होती है। आपका प्याज की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर नासिक की प्याज आपने सुना होगा। ठीक है, और इस पठार के आंतरिक भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानों से ही यहाँ पर आप देखेंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं सब यहीं पर स्थित हैं, जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं। और यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसको हम कपासी मृदा भी बोलते हैं। किसको? काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी वो बोलते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, काली मिट्टी की विशेषता और क्या है? तो काली मिट्टी की विशेषता यह है कि मिट्टी जो है सूखने पे बिल्कुल फट जाती है और बिल्कुल उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसा आप इस मैप पे देख सकते हैं। दूसरा, इस मिट्टी की विशेषता यह कि बहुत काली होती है और ये बहुत चिपचिपी मिट्टी हो जाती है। अगर भीग जाएगी तो बहुत चिपचिपी मिट्टी रहेगी। बाकी मिट्टी की विशेषता क्या होती है हम आगे क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका जो ये महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र के पठार के बाद जो दूसरा पठार है वो है आपका तेलंगाना का पठार। हम तेलंगाना पठार की बात कर ले। अच्छा, ये नोट कर लेना कि जो महाराष्ट्र का पठार है वहां की प्रमुख नदी कौन सी बहती है? तो वहां प्रमुख नदी है आपका गोदावरी नदी है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपका जो है ये आपका क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका तेलंगाना का पठार। ये है आपका महाराष्ट्र का पठार, तो ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पठार की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है, और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस पठार की सबसे प्रमुख नदी है आपकी कौन सी? तो कृष्णा। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है कृष्णा नदी, सबसे प्रमुख है तेलंगाना पठार की। तेलंगाना पठार में अभ्रक का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, अभ्रक का, चूना पत्थर का, और यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन भी इस पठार में ज्यादा होता है। और इस पठार की मिट्टी कौन सी है? तो लाल और पीली मिट्टी है। और यहाँ पर चावल की खेती भी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो है तंबाकू की खेती बहुत ज्यादा होती है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे तेलंगाना है। तो यहाँ याद रखना, ये पूरा जो क्षेत्र है ये जो आपका कौन सा? तो तेलंगाना का पठार कहलाता है। यहाँ की प्रमुख नदी कृष्णा याद रखिएगा। यूरेनियम, चूना पत्थर और अभ्रक का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर लाल पीली मिट्टी और चावल और तंबाकू की खेती भी बहुत ज्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्नाटक के पठार की, जो सबसे प्रमुख विशेषताओं के साथ ये जाना जाता है। ठीक है, अगर हम कर्नाटक के पठार की बात करें तो कर्नाटक के पठार में याद रखिएगा ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक का पठार कहलाता है। ठीक है, इस पठार की अगर हम बात करें तो इस पठार में कई पहाड़ियां हैं। जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी है कुद्रेमुख पहाड़ी, यहाँ पर एक पहाड़ी है सिमोगा, और यहाँ पर एक पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी है। ठीक है, और इसी में मैसूर का पठार स्थित है, और यहीं पर बंगलुरु का पठार भी इसी में स्थित है। ये सब पठार इसी में कर्नाटक के पठार में स्थित हैं। ठीक है, इस पठार में नदी सबसे पहले कौन सी बहती है? तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है कृष्णा। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है तुंगभद्रा। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है मालप्रभा। यहाँ की ये सब प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं।
इस पठार में भारत का 60%, लगभग 60% लोहा पाया जाता है। तो 60% लोहा पाए जाने के कारण कर्नाटक लोहे के उत्पादन में नंबर 1 पर है, पूरे भारत में उत्पादन में नंबर 1 पर है। दूसरा, इस पठार में एक कोलार की खान पाई जाती है, कोलार की खान पाई जाती है और यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पठार में सोना का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और कोलार की खान सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि इसी कारण जो है कर्नाटक जो है सोने के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर है और पूरे भारत का 98% जो है 98% सोना कहाँ पाया जाता है, तो अकेले कर्नाटक में। पूरे भारत का 98% सोना कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के पठार पाया जाता है और यह धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। यह भी याद रखना कि यह धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इस पठार की अगर हम बात करें तो इस पठार में जो है सोना ज्यादा पाया जाता है और लोहा ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, शिमोगा की पहाड़ी और जो कुद्रेमुख पहाड़ी है, ये तीनों पहाड़ियों में लोहे का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन किया जाता है। इन तीनों जो पहाड़ियां हैं इन पर कॉफी की खेती होती है। तो आपका जो कर्नाटक का पठार है यहाँ पे कॉफी की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, इसीलिए कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है पूरे भारत में। ठीक है। इस पठार में यहीं पर रेशम का उत्पादन होता है, इसलिए रेशम का उत्पादन भी यहाँ पर होता है और रेशम के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। तो कर्नाटक के पठार की कितनी विशेषता मैंने बताया है, यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और यहीं पर शरावती नदी बहती है जिस पर जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भी स्थित है, वो इसी पठार पे स्थित है। दूसरा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कर्नाटक के पठार में जो है कॉफी का, रेशम का, लोहे का और सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कर्नाटक सोना, लोहा, रेशम और कॉफी के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पठार में 3 पहाड़ियां याद रखिएगा और सब लोहे के लिए जानी जाती हैं। पूछा जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी की आंतरिक भाग में लोहा और ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, तो जो है आपका ये कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है। और यह ज्यादातर धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। तो ये दक्कन पठार का हिस्सा है और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी बहती है, तो मैंने बता दिया है कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा। और इसी पठार से नदी निकलती है कावेरी, कावेरी नदी भी इसी पठार से निकलती है और कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम जो है और शिव समुद्रम नामक एक क्या है, जलप्रपात है। तो वहां से जल विद्युत निकाला जाता है और जो जल विद्युत उत्पादन होता है वहां के जो है शिव समुद्रम जलप्रपात से, उस बिजली का यूज कहाँ किया जाता है, कोलार की खान में होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है कावेरी नदी पर ही श्रीरंगपट्टनम है, आपका जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है। तो इतनी विशेषताओं को मैंने बता दिया है, सबको नोट कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कराओ, जिससे क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और 70 बीपीएससी की तैयारी हमारे द्वारा लगातार कराई जाएगी, यूपी पीसीएस की और यूपीएससी तीनों की। तो पूरी तरह से कंबाइंड बैच चल रहा है। आपको जो है कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ पे टेस्ट दीजिए और वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हो उसको भी बताइए, हम सारी प्रॉब्लम दूर भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप लोग हमें पूरा विश्वास है कि आपको प्रायद्वीपीय पठार पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने सबकी विशेषताओं को यहाँ पे मैंने चर्चा कर दिया है। इसके अलावा अब जो अगला वीडियो होगा वो प्रायद्वीपीय पठार में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। ठीक है। ओके, जय हिंद।